जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी साइंस की एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक की कंप्लीट साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। और ये आपकी लगभग हम मान के चले तो 55 क्लास, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है 55 क्लास होगा, ठीक है। जिसमें से अभी तक आपका 32 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर आपका है 33, ठीक है। और आज के इस लेक्चर नंबर 33 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये क्लास 7th की एनसीईआरटी में है, लेकिन वहाँ जो चैप्टर का नाम है उसमें है परिवहन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एलिमेंट के नाम से। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी में ढूंढना है तो आप जा करके ढूंढ सकते हैं। और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आप लोगों को पता है आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग एनसीईआरटी को तो एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं इसके। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तमाम सारी चीज़ों की नीड होती है और बॉडी के हर एक पार्ट में नीड होती है, ठीक है ना। तो भाई, अब बॉडी के हर एक पार्ट में हम लोग खाना वगैरह तो एक जगह से खाते हैं, सांस यहाँ से लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे जाता है, इन सारी चीज़ों को जो हमारे वाहक होते हैं, जो लेके जाते हैं, ठीक है ना, उन्हीं सारे को मिला करके एक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। जैसे नहीं होता कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, जैसे ये पेन हो गया, माइक हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, ये एक सिस्टम हो गया ना। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व हो गए, गैसेज होंगे, उनका विनिमय करने का जो एक समूह है इंस्ट्रूमेंट्स का, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आपका लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, ब्लड आ गया, ठीक है ना। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें सपोर्ट करती है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं की चीज़ों को अच्छे से अपना समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो परिचय आप लोगों को समझ में आ गया। एनसीईआरटी की भाषा में भी अगर आपको देखना है तो देखिए, सभी जीवों को अपनी अस्तित्व के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल होती है। इन पदार्थों के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना आवश्यक होता है, ठीक है। इसी प्रकार अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। भाई, हम लोग खाते हैं तो जो अपशिष्ट होता है उसका त्याग भी करते हैं, तो ये भी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतुओं तथा पादपों में किस तरीके से परिवहन होता है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का। चलिए, तो एक देखिए परिसंचरण तंत्र का अगर एक मैं फोटोग्राफ दिखाना चाहूँ आपको ह्यूमन का, तो ये एनसीईआरटी में लगा हुआ है। इसमें देखिए, ये आपका क्या होता है, हर्ट होता है, 4 चैम्बर का अपना हर्ट होता है, जो कि शरीर के थोड़े से अस्थि के बीच में, यहाँ देखेंगे सीने के थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, ठीक है ना। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, इनको वेन्स यानी कि शिराएं बोला जाता है। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शिरा और धमनी, दो नाम इतना अच्छे से याद कर लेना, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। इसमें जो ब्लू कलर, कई बार तो देखिए टीचिंग वगैरह एग्जाम में ना कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि धमनी को शरीर एनसीईआरटी में किस रंग से दिखाया गया है, तो आपको पता रहना चाहिए, जो ब्लू कलर की है, नीले रंग की है, इससे धमनियाँ दिखाई जाती, सॉरी सिरा को दिखाया जाता, सॉरी फॉर देट। और धमनियों को रेड रंग से दिखाया गया, लाल वाली, ये जो है लाल वाली ये धमनियाँ है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए धमनियों के पास मिलाया है, ठीक है। और बाकी इन सारे पार्ट के बारे में डिटेल में एक एक करके चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, आगे आ जाइए। अब इसमें थोड़ा सा और अपना टॉपिक आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा देखते हैं एनिमल में, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र। तो आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, ठीक है ना। तो उन शरीर के अंगों, बॉडी पार्ट्स का नाम भी पता होना चाहिए कि क्या क्या आते हैं, जो पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स में, तो आपका आ जाता है जंतुओं में एक परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है, ठीक है। पोषक तत्व हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, हर तीर को परिवहन में सहायता करता है। परिसंचरण तंत्र में आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, हृदय, ठीक है। क्या काम करता है हृदय? ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड क्या करता है?
ब्लड में पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया वो शरीर के हर एक भाग में ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो रक्त भी आपका परिसंचरण तंत्र का ही एक हिस्सा है। और कुछ वाहिकाएं, वाहिकाएं का मतलब होता है जैसे मैंने बताया ना, सिराएं हो गई और आपका धमनियां हो गई, ये सारी चीज़ें मिल करके एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर मैं पूछूं क्या फेफड़ा यानी कि लंग्स हमारा परिसंचरण तंत्र के एक पार्ट है, तो आप कहना कि नहीं सर, परिसंचरण तंत्र में नहीं आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आता है, जो परिसंचरण का मतलब होता है जो परिवहन में भाग ले, ठीक है, जो चीज़ों को लेके इधर उधर से पहुंचाने का। जैसे आपका हार्ट हो गया पंप करके दूर फेंक रहा है, ब्लड हो गया खुद चल करके लेके जा रहा है, वाहिनियां हो गई अपने अंदर से लेकर के चीज़ें प्रवाहित कर रही हैं। तो इस तरीके से जो जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखिए अगर हम परिवहन की बात करते हैं, ब्लड फ्लो की बात करते हैं, तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो जीव जंतुओं में 3 तरीके से ब्लड फ्लो होता है। एक होता है क्लोज्ड ब्लड फ्लो, जैसे हम लोग के शरीर के अंदर से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। एक होता है ऊपरी से होता है, ठीक है ना, बाह्य ब्लड फ्लो होता है। कुछ ऐसे जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं जिनमें ऊपर से ब्लड फ्लो होता है, कंकाल के जस्ट नीचे, बाह्य कंकाल वाले होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जिसमें दोनों ही होता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता चला कि ये पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या है, एक हार्ट आ गया आपका, दूसरा क्या याद रखोगे, ब्लड याद रखोगे, तीसरा क्या याद रखोगे, वेन्स याद रखोगे। कम से कम ये 3 नाम आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो परिसंचरण तंत्र था हमारा वो था हार्ट, यानी कि हृदय था, ठीक है ना। तो हार्ट में क्या होता है, आप लोगों को मैंने टिश्यू बताया था, टिश्यू पढ़ाया था। तो कार्डियक नाम के से टिश्यू से मिल करके ये बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है, जो ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो इसमें कुल 4 चैम्बर होते हैं। 4 क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। मतलब इस तरीके से अगर अपना हार्ट है तो ये 4 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ज़्यादातर देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे जाता है, आपसे ये भी पूछ लेता है कि मछलियों में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और पूछता है रेंगने वाले जीव जंतुओं में जो सरीसृप होते हैं उसमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो उनका जो 3 चैम्बर का हार्ट होता है। लेकिन उसमें एक अपवाद है, जो घड़ियाल और मगरमच्छ होते हैं उनके 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, जैसे ये आपका जो हार्ट है ना, ये 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है ना। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को एट्रियम यानी कि अलिंद बोलते हैं। ये वाला राइट हो गया, ये राइट हो गया, राइट पार्ट हो गया, ठीक है ना। और ये आपका हो जाता है लेफ्ट, और ये भी राइट हो गया, और ये वाला खाना जो है ये लेफ्ट का हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले राइट को अलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलिंद, अलिंद नाम देते हैं। और ऊपर वाले एक लेफ्ट वाले को निलय बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर जितने होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, अलिंद होते हैं आपके, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, अलिंद है, अलिंद, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है राइट अलिंद एट्रियम, या राइट अलिंद, या फिर लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है, ठीक है ना। तो 2 नाम याद रखोगे, ऐसे याद रखो, आ से अलिंद, आ से ऊपर। कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो मिलान करना होता है कि ये ऊपर है या राइट है, लेफ्ट है, ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो हृदय के 4 कोष्ठक, चारों के दो ऊपर वालों के नाम क्या है, राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद, ठीक है ना। दायां अलिंद एंड बायां अलिंद के नाम से हिंदी में हो जाता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और 2 नीचे होते हैं जिनको कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं निलय, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन सही तो है ना, हाँ यही बोला जाता है, ठीक है ना। तो 2 चीजें हो गई, लेफ्ट मतलब दायां निलय और बायां निलय, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, निलय बोलते हैं इनको, निलय, ठीक है ना। ये होता है आपका निलय। अब देखिए ये पे इस तरीके से होता है, ये आपका एक महाशिरा होता है इस तरीके से, ठीक है ना, हार्ट में। अब ये उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4 खाने आपको दिखेंगे। एक आपका ये राइट अलिंद हो गया, ठीक है ना, ये राइट एट्रियम हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है राइट में ही है ये भी ना, राइट निलय हो गया, नीचे है तो निलय हो गया। ये वाला पार्ट आपका हो जाता है, देखिए ये वाला बायां अलिंद हो गया, और ये हो गया बायां निलय हो गया। 4 खाने आपको याद हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें रक्त का संचार कैसे कैसे होता है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले शरीर के बाहरी हिस्से से, रेड पेन ले लेता हूं, अच्छे से समझोगे, बहुत ध्यान से सुनना, सब समझ जाओगे।
यहाँ पे शरीर के बाहरी हिस्सों से जो महाशिरा होता है वो अशुद्ध रक्त लेके आता है और कहाँ गिरा देता है, वो गिरा देता है ये वाले पार्ट में। तो इसको क्या नाम दिया है हमने, राइट अलिंद बोलते हैं, ठीक है ना। दाएं अलिंद में ला करके ब्लड को गिरा देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दाएं अलिंद से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होता है, मतलब 3 दरवाजे की तरह एक संरचना खुला होता है, ट्राइकस्पिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये याद रखना। दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, आपने महाशिरा से लेके आया, दाहिने अलिंद में डाला, दाहिने अलिंद से ब्लड फ्लो होकर के कहाँ चला जाता है, दाहिने नीले में आ जाता है, इस वाले खाने में। इसके बाद कहाँ जाता है, इस वाले खाने में आने के बाद फुफ्फुस धमनी से, किसकी मदद से, फुफ्फुस धमनी से, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, अभी सब बताऊंगा क्या होता है। फुफ्फुस धमनी की मदद से ब्लड निकल करके कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। यहाँ पे आपका फेफड़ा लगा होता है, अब फेफड़े में चला गया ब्लड फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। अब फेफड़ा इसको करता है शुद्ध, जब ये शुद्ध हो गया तो अब इसको क्या के लेके जाएंगे, फुफ्फुस सिरा अपवाद होता है, अशुद्ध रक्त लेके शुद्ध रक्त लेके जाता है। तो यहाँ से शुद्ध रक्त उठा करके फुफ्फुस सिरा लेकर के इस तरीके से जाता है। यहाँ से देखिए यही है फुफ्फुस सिरा, ये है जो बना है, ये फुफ्फुस सिरा हो गया। फुफ्फुस सिरा जो होता है इसको लेकर के आ जाता है इस ऊपर वाले भाग में। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट अलिंद बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट अलिंद में ला करके छोड़ दिया। लेफ्ट अलिंद के बाद ब्लड सीधा सीधा आ जाता है आपका राइट, लेफ्ट नीले के पास, इस वाले का। और ये थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें शुद्ध रक्त स्टोर हो गया। इसके बाद क्या होता है, महाधमनी की मदद से शरीर के अन्य पार्ट में ये जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपका ब्लड फ्लो होता है। कई बार आपको कुछ एग्जामों में मिलान करने को स्ट्रक्चर दे देगा कि कौन सा हृदय के अंदर सही ब्लड फ्लो को दर्शाता है। तो सुनिए, शरीर से ब्लड चला महाशिरा से, महाशिरा लेकर के आया किसके पास, दाएं अलिंद के पास, दाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल होते हुए बाएं अलिंद में, ठीक है ना, सॉरी दाएं नीले में आ गया, दाएं तरफ नीले में आ गया। नीले के बाद फिर फुफ्फुस सिरा, ठीक है ना, सॉरी फुफ्फुस धमनी लेकर के आ गई किसमें, आपका फुफ्फुस में। फुफ्फुस का मतलब होता है ये आपका फेफड़ा, ठीक है ना। तो फेफड़े में लेके आ गया, फेफड़े में ब्लड होता है शुद्ध, ये प्योर करने का काम करता है। यहां से फुफ्फुस धमनी उठा करके लेके चली जाती है कहां पे, लेफ्ट अलिंद में। ऊपर वाला अलिंद होता है तो लेफ्ट अलिंद में लेके आ गई, और लेफ्ट अलिंद से ये ट्राई तो हो गया था, बाई कस्पिड वाल, ये 2 द्वार वाले कस्पिड वाल होते हैं, जिससे आ जाता है बायां नीले में। और बायां नीले से जो धमनी होती है, ठीक है ना, महाधमनी होती है, वो लेकर के शरीर के अन्य पार्ट में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करा देता है। तो ये फ्लो आपको याद रखना है। ये तो वैसे थोड़ा सा इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन अगर हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें केवल इंट्रो दे रखा है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या क्या है। देखिए, हृदय की बात करें तो यह एक पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है। ये लगभग 300 ग्राम का होता है, आपका हार्ट जो होता है 300 ग्राम का होता है, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का काम करता है। हमारा जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूअस पंप करता रहता है, ठीक है ना, और पंप करता रहता है। अगर पूछें कि हमारा जो, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारा हार्ट आराम कब करता है, रेस्ट कब करता है, तो हमारा हार्ट जो होता है 2 पंप के बीच का जो समय होता है वो रेस्ट का समय होता है उसका। जैसे एक बार उसने पचक करके ब्लड को फेंक दिया, फिर उसके बाद रेस्ट करेगा, फिर दोबारा फेंकेगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अच्छा, ये लगभग 72 से 75 बार पर मिनट के हिसाब से धड़कता है हमारा हार्ट, ठीक है। और क्या काम करता है, तो जब ये इस तरह से चलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, इस तरीके से करता है, ठीक है ना। तो और बाकी जब आप लोग कोई हार्ड वर्क करते हैं या दौड़ते वगैरह हैं तो इसकी जो धड़कन होती है आप देखेंगे धड़ 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 तेज हो जाती है, लगभग 150 तक चली जाती है, ठीक है ना। चलिए, और ये इसका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको काउंट भी किया जाता है। ये स्वस्थ मनुष्य के अंदर 120/80 होता है, आई थिंक, हाँ, ये 120/80 होता है, ठीक है। तो ये देखिए छोटा छोटा है, हालांकि ये 7th क्लास में है नहीं, लेकिन आपको ये इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें 4 कक्षक होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऊपर 2 नाम हो गया अलिंद हो गए, और 2 नीचे के नाम आपके निलय हो जाते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ पे देखिए 2 आर्टरियम्स हो गए चैम्बर, ठीक है ना, अपर में, और उसके बाद 2 वेंट्रिकल्स हो गए लोअर में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को चर्चा कर ही दिया था। और हृदय लगातार काम करता है, लगातार क्या करता है, काम करता रहता है, ताकि रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से समझ आ गया हो।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फोटोग्राफ्स थोड़ा और समझाने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए क्या ये आपका फेफड़ा है, यानी कि लंग्स है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। और देखिए जहाँ पे ये सिराएं, ये जो सिरा है ब्लू कलर की जो उसमें फोटोग्राफ्स में थी, और ये धमनी है, जहाँ पे मिलती है उनको केशिकाएं बोलते हैं। केशिकाएं छोटी छोटी पतली पतली होती हैं। कई बार आपको पूछता है कि सिरा और धमनी यानी कि वेंस एंड उसको बोलते हैं धमनी को, मतलब वेंस और धमनी का जो मिलन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं बोलते हैं। तो देखिए ये इनका मिलन पॉइंट हो गया, इसको केशिका बोलते हैं, ठीक है ना। धमनियां जो होती हैं शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, सुनना ध्यान से, धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, और जो आपकी सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। इसमें अपवाद थोड़ा सा देखने को मिलता है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और जो फुफ्फुस सिरा होती है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, अपोजिट चलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा लिखा हुआ है। ये फुफ्फुस धमनी जो होती है शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास ले जाता है, अब फेफड़े से शुद्ध रक्त को फुफ्फुस सिरा ले आकर के हार्ट के पास लेके आता है। तो ये आपको फ्लो पता रहना चाहिए। और देखिए डॉक्टर जो होता है वो हमारे दिल की धड़कन को सुनता कैसे है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोला जाता है। ये देखिए मैं आपको फोटो एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ये रहा। तो इस तरीके का एक स्टेथोस्कोप होता है। यहाँ पे इस तरह से एक चपटा सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा गांव में आला बोला जाता है, तो यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसको चेस्ट पीस बोलते हैं। इसको यहाँ चिपकाएगा तो ये थोड़ा सा भी धड़केगा हट ना तो उसको बहुत तेज कान में सुनाई देगा। इस तरह से दो कान में लगाने वाले होते हैं, तो उससे डॉक्टर सुनता है, ठीक है। पूछता है आपसे कई बार एनसीईआरटी के बेस पे कि स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है, तो मल्टीपल टकराव, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई जितनी बातें मैंने बताई है। ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ठीक है ना। अच्छा इतना हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या टॉपिक है अपना। एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा आपका जो हमने वो पढ़ लिया, परिसंचरण तंत्र में हमारा हार्ट आता है। हार्ट को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं किसके अंदर, उसका दूसरा हमारा जो परिसंचरण तंत्र का पार्ट होता है वो ब्लड होता है, ठीक है ना। तो ब्लड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ब्लड और इसके घटक की बात कर लेते हैं। जो हमारा रक्त होता है, सबसे पहले तो आपको टिश्यू चैप्टर में बताया था, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि संयोजी ऊतक होता है और तरल फॉर्म में होता है। आपको पता है खून तो तरल ही होता है, ठीक है ना। इसके और ये काम क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं, रक्त एक लाल रंग का द्रव है जो शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें 4 मुख्य घटक होते हैं। घटक का मतलब रक्त के अंदर बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, केवल रक्त ही नहीं होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रक्त के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। तो रक्त का जो तरल भाग होता है, जो पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। लगभग ये 55% के आसपास होता है। अगर आपसे पूछता है कितने परसेंट होता है तो 55% प्लाज्मा होता है और बाकी 45% आपका आरबीसीज होती है, ठीक है ना, ब्लड के अंदर। इतनी बात याद रखना। उसके बाद आपका आ जाता है रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं। ये क्या होती हैं, आरबीसीज क्या होती हैं। आरबीसीज जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, इनकी संख्या काफ़ी होती है। तो ये क्या काम करते हैं इसके बारे में सुनो। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आरबीसीज है इसका जीवन काल कितना होता है, तो ये 120 दिन होता है, ठीक है ना। आरबीसीज का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसीज बनती कहाँ है, तो आरबीसीज बनती है बोन मैरो में। बोन मैरो होता क्या है, तो जैसे आप जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको अच्छे से समझ आएगा। जो आपकी बोन होती है इस तरीके से होता है, जैसे ये है बोन है, ठीक है ना। यहाँ पे गांठें होती हैं, इधर भी मान लीजिए गांठें हैं, जैसे कुत्ता खाता है अगर देखा होगा आपने। तो इसके अंदर जब आप इस चीज़ को तोड़ दोगे तो अंदर आपको ना पदार्थ मिलता है, वैसा मतलब चिपचिपा सा इन द सेंस कि थोड़ा ना बहुत द्रव होता है ना वो एक तरह से मांस जैसा हल्का सा होता है। तो इसी को बोला जाता है बोन मैरो। तो आरबीसीज जो होते हैं हमारे इसी में जो है बनते हैं, बोन मैरो के हेल्प से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। और जब आरबीसीज 120 दिन की इनकी लाइफ होती है, जब ये मर जाते हैं आरबीसीज, तो ये जाते कहाँ पे है, स्टोर होता है। तो एक प्लीहा होता है, क्या होता है, प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं प्लीहा। तो ये प्लीहा में जाकर के समाहित हो जाते हैं, प्लीहा इसको समाप्त कर देता है। तो प्लीहा को आरबीसीज का कब्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, कई बार डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते रहते हैं, ठीक है।
तो आरबीसीज के बारे में इतना आई थिंक काफ़ी हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने डब्ल्यूबीसीज के पास। किसके पास? डब्ल्यूबीसी, जिसको कि वाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स बोला जाता है, ठीक है ना। आरबीसीज हो गया था, अच्छा डब्ल्यूबीसी से श्वेत रक्त कोशिकाएं होगी, ठीक है। ये क्या काम करती है? संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये इनका मुख्य काम यही पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य काम होता है वो संक्रमण से रक्षा करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है तो बीमारियों से लड़ता कौन है? डब्ल्यूबीसी लड़ता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो बैक्टीरिया, जो बीमारी की बैक्टीरिया होती है, डब्ल्यूबीसी को हरा देती हैं। और जब ये डब्ल्यूबीसी को हरा देती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें रोक नहीं पाता है। तो हम दवा खाते हैं तो फिर डब्ल्यूबीसी डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर के अंदर। बीमारियों का वजह भी यही होता है कि अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो हम बीमार हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा। तो ब्लड के अंदर का तीसरा घटक आपको समझ में आ गया डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट घटक है वो आपका होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है, तो प्लेटलेट्स जो होती है क्या काम करती है? रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है। आप लोगों को पता है कि शरीर के जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो थोड़ी 2 से 8 मिनट के अंदर हमारा ब्लड जो होता है जमने लग जाता है। कॉटिंग मतलब ब्लड का क्या बोलते हैं? कैलोटिंग होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में कैलोट करना मतलब इस तरह से यहाँ पे वो थक्के बनने लग जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसमें मदद करता है विटामिन के, ठीक है ना। और दूसरा क्या मदद करता है? हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है हिपैरिन नाम का। क्या पाया जाता है? हिपैरिन, हिपैरिन, ठीक है ना। हिपैरिन क्या काम करता है? ये हिपैरिन हमें सपोर्ट करता है कि ये जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर रहता है, जो कि हमारे नाड़ियों के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। आप लोगों को ये कभी कभी क्वेश्चन मन में आता होगा कि सर जब शरीर के बाहर ब्लड आता है तो वो जम जाता है, तो शरीर के अंदर जमता क्यों नहीं? क्योंकि शरीर के अंदर हिपैरिन काम करता है। तो बाहर कैसे जम जाता है? तो जो हिपैरिन होता है जैसे ही ऑक्सीजन के टच में आता है शरीर, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट में आता है, तो ये काम करना बंद कर देता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये जम जाता है ब्लड, ठीक है ना। कोई आपसे पूछता है कि शरीर के अंदर ब्लड क्यों जम जाता है, मतलब नहीं जमता है, तो आप बोलना हिपैरिन की वजह से, ठीक है, याद रखोगे। तो प्लेटलेट्स किस में मदद करती है? ब्लड में थक्का जमाने में मदद करती है। इतनी बात समझ गए। तो हम पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने हार्ट पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के सारे घटक पढ़ लिए, ठीक है। अब हम तीसरा जो है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, रक्त वाहिकाएं जो है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या करती है, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं ये क्या करती है? रक्त 3 प्रकार की रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हाथ ऐसे टच करोगे ना, कलाई में नाड़ियां पाई जाती है, स्पंदन का अनुभव करते हैं, तो आप देखेंगे धक 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 ऐसे पकड़ के देखिए, धक धक कर रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पता चलता है, डॉक्टर नब्ज चेक करके बता देता है ना धड़क रही है कि नहीं, तो उसमें ब्लड फ्लो का होता रहता है। तो मुख्यतः ये 3 तरीके की होती हैं। तीनों के नाम पहले याद रखो जो लोग बिल्कुल नए हैं। एक याद रखो धमनी, दूसरा याद रखो सिरा, ठीक है ना। क्या क्या याद रखोगे? आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज यानी कि धमनी, वेंस यानी कि सिरा, और उसके बाद आपका आ जाता है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, केशिकाएं उनको बोलते हैं, ठीक है ना। रुको, हाँ केशिकाएं बोलते हैं, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो जो आपके ब्लड को फ्लो कराने के लिए होते हैं रास्ते, एक तरह से होते हैं, वो 3 तरह हैं। क्या तीनों के नाम है? पहला आर्टरीज, आर्टरीज मतलब धमनी, दूसरा वेन्स, वेन्स मतलब सिरा, तीसरा आपका आ जाता है कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। ये 3 होती हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों के काम क्या होते हैं सुन लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में अंतर भी अभी मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है ना। सुनिए, तो धमनियों के काम सुनो। धमनी ऐसे सुनो, धमनियां जो होती हैं शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं पूरे शरीर के अंदर, हार्ट से, हृदय से शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त जो ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है, उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त बोलते हैं। क्या बोलोगे? ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त बोलोगे। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह पूरे शरीर के अंदर कौन करता है? धा से धनी लोग, धा से धमनी। धनी का मतलब क्यों? धमनी मतलब शुद्ध, कंफ्यूजन होता है। धमनियां शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ऐसे याद रखो। जो धनी लोग होते हैं वो साफ सुथरे रहते हैं, तो वैसे ही ऐसे नहीं, साफ सुथरे सबको ही रहता है। तो धमनी जो होती हैं शुद्ध रक्त का पूरे शरीर में प्रवाह करती हैं। एक अपवाद है, जो फुफ्फुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है।
ठीक है, इतनी बात याद रखोगे ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, धमनी समझ के देखिए, हृदय से ऑक्सीजन युक्त, उसी को शुद्ध बोलते हैं, रक्त को पूरे शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करती है, धमनियां करती हैं। और ये एनसीईआरटी में या उस तरह से भी जो किताबों में दिखाया जाता है, रेड कलर से दिखाया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये शरीर के काफी निचले भाग में होती है। ये जो देखो हरी हरी दिख रही है ना, ये धमनियां नहीं है, ये है आपकी सिराएं हैं, ठीक है, क्योंकि नीले रंग की होती है ना सिरा, देखिए ये नीला नीला दिख रहा होगा आपको अपने हाथ में, देखिए, तो ये सिराएं होती हैं, थोड़ी ऊपर पाई जाती हैं, धमनियां गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है ना। अगर धमनी काट दोगे ना, बहुत तेज प्रेशर के साथ ब्लड निकलता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धमनियों के अंदर जो ब्लड होता है काफी प्रेशराइज होकर के फ्लो होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वेन्स। वेन्स का मतलब सिरा हो गई। सिरा क्या काम करती हैं, ये ऑक्सीजन रहित मतलब अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक वापस लाती है, सारी शरीर से बटोर करके हृदय में लाने का काम करती हैं सिराएं, ठीक है ना। एक इसका अपवाद होता है, जो फुफ्फुस सिरा होता है वो शुद्ध रक्त को लेके जाता है, ये बात याद रखोगे। और इनका कलर कैसा होता है, ब्लू इन कलर होते हैं, एकदम ऊपरी भाग में पाए जाते हैं शरीर के, ठीक है, ये याद रखोगे। और इसमें कम प्रेशर के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड नहीं फ्लो होता है, आसानी से फ्लो होता रहता है। तो कुछ अंतर भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार अंतर से, इनके डिफरेंसेस से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, आर्टरीज यानी कि धमनी शुद्ध रक्त वाली, और उसके बाद वेन्स यानी कि सिराएं अशुद्ध रक्त का कैरी करने वाली, ठीक है। चलिए, तीसरा आपका आ जाता है वाहिका, जो कि कैपिलरीज बोलते हैं, जिसको केशिकाएं बोलते हैं। केशिकाएं एक तरह से देखा जाए तो धमनी और सिरा को कनेक्शन का काम कराती हैं, ठीक है, पतले पतली सी होती हैं, आप देखेंगे बहुत पतली सी दिखेंगी, बाल नुमा संरचना वाली वो होती हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये गैसेस के प्रवाह को मेंटेन करती हैं शरीर के। देखिए क्या करें, ये अत्यंत पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, जहां गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, केशिकाएं क्या काम करती है, गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं और कनेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे सब लोग। चलिए, आगे बढ़ चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब उसके बाद आपका आ जाता है भाई, सब कुछ ब्लड वगैरह पोषक तत्व तो जब दे दिए, तो अब जब शरीर में सारी चीज़ें, खाना वगैरह पच जाता है, तो कुछ अपशिष्ट भी होता है, जैसे यूरिन हो गया, ठीक है, इस तरीके से कुछ अपशिष्ट भी होता है शरीर के अंदर। तो वो अपशिष्ट को शरीर के बाहर लाने के लिए तो एक एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है, उत्सर्जन तंत्र बनता है, ठीक है। जैसे परिसंचरण तंत्र था, वैसे ही उत्सर्जन तंत्र बनता है, एक्सक्रेशन करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है ना। तो एक्सक्रेशन में एनिमल्स में देख लेते हैं, पहले जंतुओं में, फिर ह्यूमन में देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक नाम याद रखना उत्सर्जन तंत्र का, यानी कि उत्सर्जन प्रक्रिया में जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग गुर्दा यानी कि किडनी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से सेम नुमा संरचना आप लोगों ने देखा होगा, तो ये होती है किडनी। अभी फोटो दिखा देता हूं। तो सबसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो नाम बता देना, किडनी यानी कि गुर्दे। एक जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है, दारू पीने से खराब हो जाती है किडनी, ठीक है। चलिए, ये हो गया, जो रक्त को छानकर मूत्र यानी कि यूरिन बनाता है। तो अगर रक्त के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनके रिएक्शन के बाद कुछ अपशिष्ट रह जाते हैं, तो ये छानने का काम करता है और ये बनाता है यूरिन, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इतनी बात तो समझ गए। अब देखते हैं हम जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूं, तब समझ पाओगे जल्दी से। ये देखिए, ये है आपका उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको क्या देखेंगे, ये एक दो किडनियां देखने को मिलती है, जिसको कि वृक्क बोलते हो आप लोग। यहां से दो नलिकाएं निकली होती हैं, ठीक है ना। ये नलिकाएं जाकर के मूत्राशय में मिलती हैं, ठीक है ना, इसे मूत्राशय बोलते हैं। और ये होती है मूत्रवाहिनियां होती है, नसों को बोला जाता है मूत्रवाहिनियां, ठीक है ना। तो टेम्परेरी रूप से ये स्टोर कर लेता है मूत्र को, ठीक है ना, यानी कि यूरिन को यहाँ स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्ररंध्र होता है यहाँ पे, जहाँ से मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो कई बार आपसे एग्जामिनर इसका क्रम पूछता है, मूत्र का फ्लो। तो सबसे पहले आप याद रखना किडनी, किडनी के बाद मूत्रवाहिनियां, मूत्रवाहिनियां के बाद मूत्राशय, मूत्राशय के बाद मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। कैसे बोल रहा हूँ डिटेल में, वो भी थोड़ा थोड़ा, डिटेल में तो डिटेल होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विभिन्न जंतुओं में उनकी जटिलता के आधार पर अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ऊपर तो हमने समझा दिया था, ठीक है। देखिए,
लंग्स की बात करते हैं तो फेफड़े क्या होते हैं, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के बाहर निकालने का काम करते हैं, तो ये भी उत्सर्जन तंत्र में शामिल होता है। जो हमारा लंग्स होता है फेफड़ा, ठीक है ना, धुआं अगर बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो धुआं अंदर जाता है, तो फेफड़ा इसीलिए खराब होता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को बाहर निकालने का काम करता है। तो ऐसी चीज़ों का नहीं करता है, जो जैसे स्मोक वगैरह हो गया, तो इसलिए वो खराब हो जाता है। तो हमें इससे पता चलता है तो सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। तो लंग्स हो गया, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट हो गया। उसके बाद किडनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्सर्जित तंत्र हो गया आपका। रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी करता है। दिखा दिया, ये सेम की संरचना के दो होते हैं, ठीक है ना। चलिए, बाकी इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें संरचनाएं, उतना डिटेल में नहीं घुसना होता है हमें, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल की तैयारी करोगे तो किडनी में ही बहुत सारी चीज़ें होती है जो पढ़ते पढ़ते आपको महीनों लग जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में। चलिए, अब आपका एक उत्सर्जी अंग आता है त्वचा यानी कि स्किन। आप लोग देखते होंगे जब हमारे शरीर के अंदर सॉल्ट यानी कि नमक ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों के मौसम में पसीने के सहायता से वो शरीर के बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। देखिए, पसीने के माध्यम से अतिरिक्त लवण और जल को बाहर निकाला जाता है, तो ये भी एक तरह का उत्सर्जित तंत्र हुआ, ठीक है ना। उत्सर्जी अंग हो गया हमारा जो स्किन है। तो और ये नमकीन होता है, पसीना हमारा जो होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये मतलब फील भी किया होगा, कई बार आ जाता है, टच हो जाता है तो पता चल जाता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है लीवर, ठीक है ना, यानी कि यकृत। तो देखिए, विषाक्त अमोनिया को कम विषाक्त यूरिया में बदलता है, जिससे बाद में गुर्दे बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, विषाक्त मतलब जो मतलब बहुत ही अपशिष्ट होता है यूरिया का, अमोनिया का, उसको क्या करते हैं यूरिया में बदल करके शरीर से बाहर निकालता है, जिसे बाद में गुर्दे से बाहर निकाल दिया जाता है किडनी से, ठीक है ना। तो ये लीवर हो गया। और लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, ठीक है ना, जो कि बाइल जूस का स्राव भी करती है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आगे हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद एक आपका उत्सर्जित तंत्र आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, जो कि पानी पचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए, अपचित भोजन और अतिरिक्त लवणों को बाहर करने का काम करता है। जैसे कई बार हम लोग कुछ ऐसा भोजन कर लेते हैं, आपको ये बात पता होगी कि हमारे शरीर के अंदर पूर्णतः पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अपचन की क्रिया में, जैसे हमारे शरीर में कोई दिक्कत आ गई, पचा नहीं पा रहे हैं, तो वह बड़ी आंत के माध्यम से शरीर से बाहर, या फिर लवण वगैरह ज़्यादा हो गया तो उसे बाहर करने का काम करता है, या पानी पचाने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। समझ में आ रहा होगा, जो एनसीईआरटी की भाषा है वो पूरा एकदम निचोड़ के लाया हूं मैं, कुछ भी एनसीईआरटी में छूटेगा नहीं। देखिए, अगर आप लोग साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, दो चार दोस्तों को भी जोड़ेंगे, तो मैं इसको 11th-12th के लेवल तक भी पढ़ा दूंगा एग्जैक्ट। आप ये मान के चलिए, उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठ जाना, जिस दिन मैं 12th तक का पढ़ा दिया, एक भी टॉपिक नहीं छूटने का, ठीक है ना। उसमें फिर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि पूरे शरीर में ब्लड फ्लो कैसे कैसे होता है, ठीक है, और लंग्स में कैसे जाता है, और आपका हार्ट में कैसे जाता है, इन तमाम चीज़ें, छोटी आंत बड़ी आंत, सारा उसमें ड्यूडेनम वगैरह क्या क्या होता है सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए 10th तक वाला करवाने दीजिए, आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करता है। तभी मैं कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहा करिए, आप लोगों को जरूर बहुत इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बड़ी आंत हो गया, ये आप उत्सर्जित तंत्र हो गया एक तरीके से। चलिए, अब हम आ जाते हैं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, मनुष्य में भी जंतु, मनुष्य भी एक तरह का शिक्षित जंतु है, बस है तो जंतु में ही आता, मतलब एनिमल्स में ही काउंट होते हैं हम लोग भी, विज्ञान की भाषा में, जीव विज्ञान की। तो देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र वही चीज़ है। मुख्य उत्सर्जित तंत्र आपका किडनी हो गया, जो क्या काम करता है, मूत्र बनाने का काम करता है, छान के निकालता है ब्लड से, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आपका आ जाता है, जो फोटोग्राफ से मैंने दिखाया था, मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। नलिकाएं होती है जो गुर्दे को, गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाने का काम करती है। उसके बाद आपका यूनरी ब्लेडर आता है, जो मूत्राशय होता है, ये टेम्परेरी तरीके से क्या करता है, अस्थायी रूप से संग्रह का काम करता है, ठीक है ना। और एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर जो यूरिन होता है वो डिस्चार्ज करता है, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। और हमें इसलिए पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोज़ पीना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और जो आपको ये भी बता दो, जो मूत्र का हल्का येलो रंग होता है यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ये सारी बातें देखिए, ये 10th में 7th क्लास में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। पहले एनसीईआरटी ये वाला कंप्लीट कर लूँ, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो यूरोक्रोम होता है जिसकी वजह से पीला रंग दिखता है, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया। उसके बाद आपका आ गया मूत्र मार्ग हो गया, ये हमने बता दिया, नलिका जिससे द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो जो अपने फोटोग्राफ्स दिखाया है, ये उसका डिटेल हो गया, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम आ जाते हैं पौधों के अंदर परिवहन,
पादपों में किस तरीके से परिवहन होता है भाई, उसमें भी तो पोषक तत्व होते हैं, जल हो गया, भोजन हो गया, नाइट्रोजन्स हो गए, सारी चीज़ें पूरे शरीर में यानी कि पूरे पौधे के ऊपर ऊंचाई नीचाई तक टहलता रहता है, वो कौन करता है, ठीक है ना। तो जैसे ह्यूमन में ये सारी चीज़ें हो गए, उत्सर्जी तंत्र हो गए, आपका प्रसंचरण तंत्र हो गए, उसी तरीके से बहुत सारे पार्ट होते हैं पौधों के अंदर भी, ठीक है। तो अब हम इनका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है पौधों को जीवित रहने के लिए पानी, खनिज और भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ जी होती है। इनके पास विशेष ऊतक होते हैं, टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है। ऊतक होते हैं जो परिवहन में सहायता करते हैं। जैसे जाइलम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो लोग नहीं पढ़े हैं टिश्यू चैप्टर पढ़ लीजिएगा। जाइलम होता है, इसका शेप इस तरीके से होता है, ये जड़ों में पाया जाता है पौधों की, ठीक है ना। जाइलम क्या करता है कि जड़ों के माध्यम से जमीन से जल तथा पोषक लवण वगैरह उठा करके पेड़ के पूरे हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। जाइलम खनिजों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ चलते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए। और उसके बाद आपका आ जाता है जो दूसरा फ्लोएम हो जाता है, ठीक है ना। फ्लोएम इसको बोलते हैं, ये क्या काम करता है, जब भोजन प्रिपेयर हो जाता है पौधों मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट से, तो उसके बाद जो फूड होता है वो सर ये पूरे पेड़ के हर एक पार्ट में ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे लेके आता है, ऐसे याद रखो। फूड से फ्लोएम, फ्लोएम फूड को परिवहन करता है, जैसे जाइलम जल को प्रवाहित करता है, ठीक है ना। तो पत्तियों में बना भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है, तो ये भी परिवहन के ही काम करते हैं, तो ये भी परिसंचरण तंत्र हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन भी इनके अंदर जो होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जब पानी या नमक की क्षमता यानी लवण ज़्यादा हो जाता है, सॉल्ट, तो क्या करते हैं पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। वैसे ही पौधे भी होते हैं, जब इनके अंदर लवण की क्षमता ज़्यादा हो जाती है या वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं। मैंने आप लोगों को पौधे वाले चैप्टर में पढ़ाया था डिटेल में, ये जो पत्तियां इस तरह से होती है, इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको कि एस्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो एस्टोमेटा के माध्यम से ये जल के छोटी छोटी बूंदों को धूप लगने की वजह से हवा में उड़ा देते हैं, ठीक है, जिससे हो जाता है इनका वाष्पोत्सर्जन। ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ लग रहा है, ठीक है, धीरे पढ़ाऊंगा। वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो देखिए क्या है, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों में स्थित रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से जल वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। यह पौधों को ठंडा रखने में और जड़ों से ऊपर खींचे जाने में मदद करता है, इसीलिए वाटर का बैलेंस रहता है। ऊपर से ये लॉस करेगा तभी जड़ें पानी खींचेंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो वाष्पोत्सर्जन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए रंगीन पत्ते वगैरह हैं, ये फोटो देखते रहिए एनसीईआरटी की। चलिए, उसके बाद अब हम थोड़ा सा एमसीक्यूज करेंगे, फिर लास्ट तक देख के जाना। लास्ट में एक पीडीएफ लगी हुई है छोटी सी, जिसमें सिरा और धमनी के बीच अंतर मैंने समझाया हुआ है, अभी आपको वो भी दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसको करेंगे, ठीक है। आर यू रेडी गाइस? तो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और ये कमेंट करके जरूर बताओगे, 15 टोटल क्वेश्चन है, 15 में से किसके कितने अपने आप सही होते हैं। पहले आप आंसर खुद मन में कर लेना, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना, ठीक है ना। कोई भी नाइंसाफी नहीं करेगा, मेहनत से पढ़ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, हमारे शरीर में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो आप कहोगे कि सर जी 4 होते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं, कमेंट करके बताना, मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, ठीक है ना। तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्तवाहक है। मैंने बताया था धा से धनी शुद्ध लेकर के रक्त जाता है, ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाता है कौन, आर्टरीज, धमनी, ठीक है। पहले आंसर कर लिया, जल्दी कर लिया करो। तीसरा आंसर कीजिए इसका, कह रहा है मनुष्यों में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। एक्सक्रेशन सबसे मुख्य, चिल्ला चिल्ला के बताया, किडनी किडनी किडनी, गुर्दा, ठीक है ना, जिसको गुर्दा निकालने को बोलते हैं। चलिए, वैसे तो उत्सर्जी अंग सारे हैं, त्वचा भी है, फेफड़े भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसने पूछा है तो किडनी को दोगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन मन में आंसर कर लीजिए, कह रहा है कौन सा रक्त घटक थक्के बनाने में सहायता करता है। तो बताओ, विटामिन में तो के होता है, रक्त का कौन सा घटक है, क्या आरबीसीज करती हैं, नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं, तो सुरक्षा देता है रोगवाहकों से। प्लेटलेट्स, जी प्लेटलेट्स जो होती हैं ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। चलिए, 4 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करूंगा चारों आप लोगों के सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और आंसर कीजिए। पहले कह रहा है चय अपचय अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई जब शरीर से
अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो उसको उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि एक्सक्रेशन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये रहा छठा क्वेश्चन। पादपों में जाइलम किसका परिवहन करता है? भाई जा से जाइलम, जा से जल का परिवहन करता है, तो भोजन का नहीं करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स खनिज का करता है, जल तथा खनिजों का करता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लास्ट में मैं करवाता हूं, इनको ध्यान से किया करिए, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है पादपों में फ्लोएम क्या परिवहन करता है? तो भाई फा से फ्लोएम, फा से फूड, तो ये फूड परिवहन का काम करता है, तो सी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूं, मन में क्वेश्चन आंसर कर लेना, उसके बाद कमेंट करना कि 15 में से कितने सही किए हो। 8वां, जो नलिका गुर्दों से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाती है उस नलिका का क्या नाम है? तो उसको यूरेटर बोलते हैं या फिर मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। 8 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? केशिकाएं, बल्कि केशिकाएं का काम क्या होता है मैंने बताया। एक तो काम होता है सिरा और धमनी को कनेक्ट करने का, दूसरा काम होता है गैसेस को बैलेंस करने पर, गैस और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने का, ठीक है ना। तो देखिए गैस और पोषक तत्वों के आदान प्रदान में केशिकाएं, कैपिलरीज मदद करती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। और एक बारी कमेंट करके बताया करिए आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर देख रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इवन आप लोग नॉन टीचिंग वाले भी हैं तो भी ये आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है पौधों के वसीय भागों से जल के हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं उसको। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? परिसंचरण तंत्र में आपका हार्ट आया था, ब्लड आया था, केशिकाएं आई थी, ठीक है ना। तो हृदय आया है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ब्लड आया था, नहीं होगा। रक्त वाहिकाएं आई थी, तो ये भी नहीं होगा। तो फेफड़ा नहीं आया था इसके अंदर, तो यही आपका लंग्स जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का कार्य क्या है? तो WBC क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक का काम करती हैं, संक्रमणों से लड़ने का काम करती हैं, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन हो गए, आज ज़्यादा क्वेश्चन ले रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है मनुष्यों में कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखते हैं किसको किसको याद है। अभी जब थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ABCD में से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, 1-2 में से ही कोई आंसर होना चाहिए, ढूंढ के बताना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त को बाहर ले जाती हैं? हृदय से रक्त को बाहर कौन लेके जाती हैं? तो भाई हृदय में जो रक्त होता है वो शुद्ध हो चुका होता है, तब बाहर धमनियां लेके जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आर्टरीज हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें उत्सर्जन ठोस या अर्ध ठोस के रूप में होता है? तो देखिए जो चिड़ियां होती हैं आप उनकी बिट्स को देखेंगे तो वो ठोस भी होता है और अर्ध ठोस भी होता है, जैसे कबूतर हो गया, अदर हो गए। तो ये आपके आ जाते हैं कौन सी? पक्षी जो होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 15 PYQs थे अदर एग्जामों के, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। और जैसा मैंने कहा था लास्ट में थोड़ा सा आप लोगों को धमनी और सिरा के बीच अंतर दिखाऊंगा। ये रहे धमनी और सिरा के बीच अंतर, ये आप लोग रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पढ़ाना तो सारी कुछ मैंने इसमें से बता ही दिया। ये शरीर की गहराई में पाई जाती है, ऊपरी भाग में पाई जाती है, ये कलर में रेड होती हैं, ये ब्लू कलर होती हैं, ठीक है ना। और इसमें रक्त जो होता है धमनी में दाब के साथ बहता है, इसमें कम दाब के साथ बहता है। इनका फुफ्फुस दोनों के अपवाद होते हैं, धमनी में शुद्ध रक्त जाता है और सिरा में अशुद्ध रक्त जाता है, ठीक है ना। इनका रंग देखिए लाल रंग होता है, हल्का नीला रंग होता है। तो ये सब बातें याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रोक करके एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी। तो ये आज का आपका आखिरी टॉपिक था, सॉरी मतलब इस चैप्टर का यहाँ पे एंड हम लोग कर लेते हैं। और बाकी आपके 33 क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत जल्द सारी क्लासेस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो कैसी लग रही है 2 शब्द जरूर लिख के जाया करिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे उससे, और बहुत कुछ उससे नहीं मिल जाता है। आप लोगों को कमेंट से एक जुड़ाव भी महसूस होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्लास का वेट करते हैं। कभी कभी मन में नेगेटिविटी आती है कि छोड़ो बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या क्लास लूँ ना लूँ। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा मनोबल के लिए 2-4 शब्द लिखते रहिए, कोई नहीं, जितने भी पढ़ रहे हो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, तो ताकि मैं इस पूरी सीरीज़ को 55 दिन तक आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। और इन फ्यूचर चीज़ें सही हो जाती हैं, आप लोग अच्छी खासी मात्रा में जुड़ने लगते हैं
तो मैं आपको 11th-12th का भी कोर्स ये जो है NCERT का कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी कैसी रही वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास को फिर यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।